वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या होगा। यहां पर मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग फोर्स और जो टॉर्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो डायपोल पे हम लोग देख रहे हैं किसी दूसरे एक्सटर्नल, जो दूसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से देख रहे हैं। ठीक है, ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फोर्स, है ना, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। अगर हम देखें तो जैसे डायपोल हमें पता है कि ये मेरा है ना, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक डायपोल बनाता है, राइट। तो और इसको हमने एक बाहर के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अगर हम फोर्स देखें, लेट्स से इस लोकेशन को हम 1 कहते हैं, इस लोकेशन को 2 कहते हैं। तो यहां पर हम बात करें, जब डायपोल मेरा ऐसा ओरिएंटेड है, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, हमें पता है कि जो डायपोल मूवमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों डायरेक्टेड होता है, राइट। तो यहाँ पर P और E जो है ये बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा F1 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा QE। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, नहीं, तो F2 जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये -QE होगा, नहीं, और डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। तो अगर हम रिजल्टेंट देखें, F अगर नेट देखें, है ना, F अगर हम नेट देखें तो F1 प्लस F2 करेंगे तो ऑब्वियसली QE माइनस QE ये एक नल वेक्टर होगा, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो नेट फोर्स होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F नेट जो होगा, है ना, इसका मॉडुलस बोले तो ये 0 हो गया, राइट। अगर मान लीजिए इसको हम लेट से इसके ओरिएंटेशन को चेंज करें, सो इन दैट केस क्या होगा, अगर हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज करें, लेट से कि अब हम ये -Q इधर है और +Q इस तरफ है, राइट। ये लोकेशन 1 था, ये लोकेशन 2 था, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अब डायपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में। तो अब जैसे पिछले वाले केस में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल था तो वो एंगल 0 था, बट यहाँ पे सर्टेन एंगल बना रहा है। अब देखते हैं इससे क्या फोर्स पे असर पड़ेगा क्या। तो इस पे अगर हम देखें अगेन तो F1 जो होगा, F1 तो मेरा इधर ही काम करेगा, QE जो होगा ये क्या होगा, इस तरफ राइटवर्ड काम करेगा। इस पे हम बात करें, F2 पे हम बात करें तो F2 क्या होगा, अगेन -QE होगा। तो डायपोल के ओरिएंटेशन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं। यहाँ पे अगर रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे अगेन F नेट जो होगा वो होगा F1 प्लस F2। सो दिस टर्न्स आउट टू बी द सेम वैल्यू, राइट, अ नल वेक्टर। तो F नेट का जो मॉडुलस होगा वो अगेन 0 होगा। तो फोर्स पे डायपोल के ओरिएंटेशन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम डायपोल चाहे फील्ड के डायरेक्शन में सर्टेन एंगल बना रहा हो, इन बोथ द केसेस मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा अगर हम डायपोल को प्लेस करते हैं इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब हम लोग देखते हैं टॉर्क का नेचर, राइट। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क।
कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में था, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, नहीं ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, तो यहां पर हम इसको ओरिजिन कहते हैं, राइट। और ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है। हमने देखा यहां जो फोर्स काम कर रहा था F1, ये QE इधर हो जाएगा, और यहां पे हम बात करें तो F2 की बात करें तो ये क्या होगा, -Q इधर हो जाएगा, नहीं। और ये जो चार्ज +Q है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में, लेट से ये R1 है ना, और इधर वाला जो पोजीशन वेक्टर है लेट से R2 है, नहीं। तो यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, लेट से ये एंगल थीटा हो गया। ऑब्वियसली मेरा डायपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, मेरा जो डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट मेरा इधर डायरेक्टेड है, नहीं ये इधर डायरेक्टेड है, डायपोल मोमेंट इधर डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो यहाँ पे ये सर्टन एंगल बना रहा है, ये थीटा है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये थीटा, राइट। तो डायपोल मोमेंट मेरा इधर डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। अब हम टॉर्क देखते हैं क्या होगा। तो टॉर्क, नेट टॉर्क जो देखेंगे, तो टॉर्क एक जो इस पे लगेगा 1 प्लस टॉर्क 2 है ना, इसको लिखेंगे R1 क्रॉस F1 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, एंड R2 क्रॉस F2 हो जाएगा। अगर सेंस वाइज देखेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का जो सेंस है वो एक ही सेंस आ रहा है, नहीं, जैसे यहाँ क्लॉकवाइज सेंस आ रहा है, और जो रोटेशन हो रहा है वो किसके अबाउट हो रहा है, सेंटर के अबाउट। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली ये जो डायपोल है, ये डायपोल एज ए होल मूव नहीं कर रहा है। हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो डायपोल है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो डायपोल मेरा ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, बट इस पॉइंट के अबाउट जो होगा वो क्या होगा, रोटेशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग डायपोल कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या होता है कि रिजिडली एक सपोर्ट होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो क्या होगा कि एज ए होल जो डायपोल होगा वो आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, और इस पॉइंट O के अबाउट एक रोटेशनल टॉर्क हमें मिलेगा इस सेंस में, नहीं। तो अब यहां पर लिखें वैल्यू, तो ये R1 क्रॉस, और F1 मेरा कितना है, QE, नहीं, प्लस R2 क्रॉस -QE है ना, ये हो जाएगा। तो यहां से अगेन हम देखें तो यहां पर QE कॉमन ले सकते हैं, और मतलब यहां पर एक्चुअली R1 माइनस R2 आएगा, ऐसा R1 और ये -R2 इधर आ गया है ना, एंड Q को भी इधर रख लेते हैं क्रॉस E, नहीं, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो Q को हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, R1 माइनस R2 इधर आ गया, क्रॉस E आ गया, इस फॉर्म में आ गया, राइट। अब हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, है ना, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर जो टॉर्क होगा, जो नेट टॉर्क है, बेसिकली यहां पे टॉर्क ये जो है ये नेट टॉर्क है। अब R1 माइनस R2 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब यहां पे थोड़ा सा वेक्टर हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये मेरा ओरिजिन था, है ना, ये यहां पे मेरा चार्ज +Q था, नहीं, इस लोकेशन को लेट से हम A से डिनोट करें, और ये मेरा है ना, ये -Q है, ये लोकेशन B है, ये मेरा ओरिजिन था, राइट। यहाँ से हम मेजर कर रहे थे, ये R1 था और R2 इस तरफ था, करेक्ट। तो सबसे पहले एक चीज हमें सोचना है कि क्या हम BO प्लस OA को BA वेक्टर लिख सकते हैं ना, नहीं, मेरा जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, नहीं, डायपोल मोमेंट इधर होगा डायरेक्टेड, सो BO प्लस OA लिख सकते हैं। BO को हम -R2 लिख सकते हैं, जैसे ये R2 का डायरेक्शन O से B की तरफ है, नहीं, तो BO को हम क्या बोलेंगे, -R2, राइट। तो इसको हम -R2 कह सकते हैं। तो BO जो होगा, OB मेरा R2 है, तो BO क्या हो जाएगा, -R2, और OA की बात करें तो ये R1 हो जाएगा, नहीं, और BA जो है ये बेसिकली देखा जाए तो ये L होता था मेरा, ये L होता था, ये भी L होता था, नहीं, तो क्या हम इसको 2L वेक्टर कह सकते हैं, नहीं, मेरा जो 2L होता था यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता था, हमें ध्यान है कि वो L के अलॉन्ग ऐसे डायरेक्टेड होता था, तो ये 2L वेक्टर हो गया, नहीं। तो यहां से R1 माइनस R2 को हम
12 वेक्टर कह सकते हैं, राइट। अब ये वैल्यू यहां पे रखते हैं नहीं, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू R1 माइनस R2 था ये क्रॉस E, तो ये 12 हो गया, Q इंटू 12 नहीं। और इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते थे, डायपोल मोमेंट, तो ये हो गया P क्रॉस E। तो जो नेट टॉर्क आया ये कितना हो गया, P क्रॉस E, है ना। तो नेट टॉर्क जो लिखेंगे हम लोग यहां पर वो कितना आ जाएगा, P क्रॉस E। टॉर्क का जो वैल्यू आएगा वो आएगा P क्रॉस E। ऐसे हम एक्चुअली इसको फील तो कर सकते हैं कि भाई इस दोनों ही फोर्स का जो टॉर्क होगा, अब ये तो डायपोल ट्रांसलेट हो नहीं रहा है, तो इसके बाद रोटेशन ही मिलेगा इस सेंस में नहीं, तो टॉर्क जो होगा वो ऐसे रोटेट करेगा और ओवरऑल जो वैल्यू होगा P क्रॉस E होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मॉडुलस अगर हम देखें नहीं, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा नहीं, तो ये हो गया और P साइन थीटा हो गया यहां पर। तो यहां पर देखिए इसको, जैसे ये जो R1 है इसका मॉडुलस क्या है, L है, R2 का मॉडुलस L है, तो QE L साइन थीटा कह सकते हैं इसका टॉर्क नहीं, ये R साइन थीटा हो गया, तो इसका टॉर्क QE इंटू L साइन थीटा, और इसका भी क्या होगा, QE इंटू L साइन थीटा होगा सेम सेंस में नहीं। तो दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यही चीज, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो Q इंटू L यहां पर क्या हो रहा है, QE इंटू L साइन थीटा, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ QE इंटू L साइन थीटा, सब एक ही बात है नहीं। ये बस फर्क क्या हुआ कि यहां आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, यहां पर P और E के टर्म में है, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है। और अगर इंडिविजुअली टॉर्क वाइज निकालें तो QE इंटू L साइन थीटा इसके अबाउट हो गया, और इसका भी QE इंटू L साइन थीटा होगा अगर मॉडुलस की बात करें तो, और दोनों का सेंस सेम ही होगा तो दोनों एडिटिव होगा, तो 2 इंटू QE L साइन थीटा हो जाएगा। या इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट, क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे इसमें स्पेशल केस आएगा, जैसे अब यहां पे ऑब्वियसली जो टॉर्क आया हमारे पास, अच्छा टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट से बता सकते हैं ना। जैसे P मेरा इस तरफ है, E इस तरफ है, तो P क्रॉस E, राइट हैंड थंब रूल लगाए यहां पर, तो P से E की तरफ मूव करेंगे तो इनटू द प्लेन आ जाएगा। अगर P और E बोर्ड के प्लेन में है तो P क्रॉस E इनटू द प्लेन आ जाएगा, राइट। तो वो टॉर्क का डायरेक्शन जो वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है वो यहां भी होल्ड करेगा नहीं। अब यहां पे जैसे अगर स्पेशल केस ले लें, इसमें स्पेशल केस ले लें कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया नहीं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑब्वियसली Q PE साइन थीटा कर लें, PE साइन 0 नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो, थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों ही केस में जो टॉर्क होगा वो 0 होगा नहीं। या थीटा का वैल्यू अगर हम 180 ले लें, है ना, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, PE साइन 180 डिग्री, तो तब भी क्या होगा, ये 0 होगा, क्योंकि साइन 180 बोले या साइन 0 बोले, दोनों ही केस में जो टॉर्क होता है वो 0 होता है। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया टॉर्क का। अगर हम थीटा इसको 90 डिग्री पे देखें तो उसमें साइन थीटा मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा नहीं, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, PE साइन 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया टॉर्क का, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज और समझना है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे ये डायपोल अभी इस पोजीशन में, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ है, तो अभी तो एंगल क्या हुआ, डायपोल मोमेंट और P के बीच का एंगल 0 है। अगर हम इसको लेट से इसके सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करा दिया हमने, नहीं थीटा से रोटेट करा दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ जो फोर्स काम करेगा इस पे फोर्स इस तरफ काम करेगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज पे फोर्स काम करेगा, है ना, वो इस तरफ काम करेगा। तो ये क्या करता है, ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को, बेसिकली ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया नहीं, तो ये इसको स्टोर करेगा, इसके इक्विलिब्रियम को स्टोर करेगा, करेक्ट। यहां पर अब इस लोकेशन पे अगर हम बात करें, जैसे हम अगर इसके इस लोकेशन पे बात करें
जब डायपोल मेरा इस ओरिएंटेशन में था तो यहां पर मेरा फोर्स 0 था और टॉर्क भी 0 था। ठीक है, अगर लेट्स से हम ऐसा बोलें कि दोनों केस को अलग अलग लें, है ना, जैसे माइनस क्यू इधर था मेरा, ये प्लस क्यू इस तरफ था, तो यहां पर फोर्स तो 0 हो ही गया, जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा और टॉर्क भी यहां पर 0 हो जाएगा। नहीं, टॉर्क भी जो होगा, टॉर्क नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में काम करेगा, यहां पे फोर्स इधर काम करेगा। नहीं, और दोनों इस पॉइंट, ये जो मेरा एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, तो एफ नेट भी 0 हो गया, टॉर्क नेट भी 0 हो गया, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, है ना, ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया। जब हम इक्विलिब्रियम कहते हैं तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट टॉर्क दोनों ही 0 होना चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, राइट। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। और अगर इसी में अगर मान लीजिए कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसको हमने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया एंगुलर पोजीशन पे, ठीक है, इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा, यहां फोर्स इस तरफ, यहां पे फोर्स इस तरफ है, नहीं, तो रिजल्टेंट फोर्स अभी भी 0 होगा, है ना। तो एफ नेट अभी भी मेरा 0 है ना, बट टॉर्क नेट जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो नॉट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम जब हम बात करते हैं तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाइड है, बट रोटेटरी इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, एक बात और क्या है, जैसे अगर मान लीजिए इसको हमने इस ओरिएंटेशन से ऐसे रोटेट करा दिया थीटा से, तो अब क्या होगा कि इसका जो टॉर्क, इस पे जो फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा, ये इसको वापस इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, मतलब रीस्टोर करना चाहेगा। तो इस पोजीशन में जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होता है, राइट। हालांकि स्टेबिलिटी की बात हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करते हैं, तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करूंगा तो इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहां पर अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया, सर्टेन एंगल से इसको सर्टेन हमने रोटेट कराया, तो ये इट ट्राइज टू ब्रिंग बैक इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो रीस्टोरिंग टेंडेंसी होता है अगर इस पोजीशन से हमने ऐसे रोटेट कराया, ठीक है। तो ये हो गया डायपोल को अगर हम प्लेस करते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से बिहेव करेगा। अब हम लोग देखते हैं अगर हम डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ना फोर्स की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। तो अब इसमें भी हम दो केस ले सकते हैं। पहला केस जिसमें डायपोल मोमेंट, है ना, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो, है ना। तो पहला जो केस है वो कुछ ऐसा केस है कि जैसे अगर लेट्स से माइनस क्यू ये है, ये प्लस क्यू है, तो जैसे यहाँ पे हमें पता है जो फील्ड का जो पैटर्न होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है वो कुछ है ना, ऐसा ले सकते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यही चीज़ यूनिफॉर्म होता है तो जितने भी फील्ड लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वी स्पेस्ड होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने ये सारी प्रॉपर्टीज देख रखी है, ठीक है। आप वहाँ पे वापस जाके दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन का पैटर्न होगा इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंक्रीज कर रहा है, ये लोकेशन 1 कहते हैं, ये लोकेशन 2 कहते हैं। तो क्या यहां पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 हो पाएगा? अच्छा, यहां पर फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहां पर क्या
रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो पाएगा? तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहां पर ज्यादा डेंस है फील्ड, तो E1 का वैल्यू जो होगा मॉडुलस के टर्म में बात करें तो E1 ज्यादा होगा E2 से, नहीं? तो F नेट की हम बात करें तो इस पे जो फोर्स काम करेगा, F1 जो काम करेगा वो राइटवर्ड काम करेगा और F2 इस पे लेफ्टवर्ड काम करेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? Q इंटू E1 एंड माइनस Q इंटू E2, नहीं? तो Q इंटू E1 माइनस E2 होगा। अब क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2 है तो क्या होगा? ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, राइट? ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स जो होगा मेरा राइटवर्ड काम करेगा। F1 ज्यादा हो गया F2 से, तो ओवरऑल फोर्स जो होगा वो राइटवर्ड काम करेगा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव नहीं हो पाएगा अगर हमने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो, राइट? और ये जो केस है इसमें E इंक्रीज कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं। अच्छा, यहां पर P और E दोनों पैरेलल हो गया, है ना? दूसरा केस, P इज एंटी पैरेलल टू E। एंटी पैरेलल मतलब यहां पर क्या होगा कि जैसे यहां पर हम क्या लेते हैं, जैसे डायपोल मोमेंट इधर है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डायरेक्टेड और इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड is increasing in this direction, is increasing in this direction। तो अब क्या होगा? अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इस यहां पर अगर फोर्स निकालेंगे F नेट, तो यहां पर क्या होगा? ये फोर्स F2 इधर काम कर रहा है, ये F1 इधर काम कर रहा है, नहीं? तो यहां पर लिखेंगे Q, है ना, F1 माइनस F2 होगा, सो QE1 माइनस QE2 हो गया, नहीं? और यहां पर E2 मेरा ग्रेटर देन E1 है, सो Q इंटू E1 माइनस E2 ये लेस देन जीरो होगा क्योंकि E2 मेरा ग्रेटर देन E1 है, नहीं? तो यहां पे भी रिजल्टेंट फोर्स मेरा नॉन जीरो है, बट ये लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड है, नहीं, इस तरफ डायरेक्टेड है। तो इस तरीके से जो फोर्स होगा नॉन जीरो होगा और फिर डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंक्रीज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। जैसे यहां पर रिजल्टेंट फोर्स मेरा लेफ्टवर्ड काम कर रहा है, नहीं, क्योंकि मेरा F2 ज्यादा हो गया F1 से, जबकि पिछले केस में मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स था वो राइटवर्ड था क्योंकि पिछले वाले केस में F1 ज्यादा था F2 से, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है? टॉर्क की हम बात करें तो अगेन यहां पे भी दो केस लेते हैं। जैसे पहला केस ये हो गया, है ना, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है ना? और लेट से मानते हैं कि इस लोकेशन पे, है ना, ये E1 है, ये E2 है, ये मान के चलते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2 है, राइट? तो यहां पर इस पोजीशन में अगर हम बात करें तो यहां पर जो F1 होगा ये इधर काम करेगा, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और इधर जो होगा F2 जो होगा ये भी QE होगा, QE2 होगा, ये QE1 हो गया, है ना? अब E1 ग्रेटर देन E2 है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो F1 ग्रेटर देन F2 होगा, बट हम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं वो एक्चुअली ऐसा होता है जो इसके सेंटर ऑफ डायपोल से पास करता है और परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों ही केस में ये फोर्स चाहे F1 हो या F2 हो, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका कोई भी टॉर्क नहीं आ पाएगा, राइट? तो यहां पर जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए इसी में हमने डिस्प्लेस कर दिया इसको, नहीं, लेट से इसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा कुछ डिस्प्लेस कर दिया, और लेट से इस लोकेशन पे अगेन यहां पे मानते हैं इस जगह पे ये 1 है, ये 2 है, और यहां पर E1 ग्रेटर देन E2 है, नहीं? तो F1 मेरा Q1 इंटू Q इंटू E1 हो गया, और यहां पे बात करेंगे तो F2 मेरा Q इंटू E2 हो गया, नहीं? तो अब यहां पर अगेन टॉर्क मेरा आ जाएगा, नहीं?
QE1 का भी टॉर्क आएगा इसके अबाउट, और QE2 जो है इसका भी टॉर्क आएगा इसके अबाउट, और सेंस एक ही रहेगा नहीं। तो टॉर्क अगेन यहां पर अगर देखेंगे तो टॉर्क नेट जो है यहां पर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम का केस अचीव नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हम जब भी बात करेंगे तो दोनों चीज, टॉर्क का भी 0 होना जरूरी है और फोर्स का भी 0, नेट फोर्स का भी 0 होना जरूरी है। तो यहां पर चाहे कोई भी केस ले लें, दोनों ही केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है एंड रिजल्टेंट टॉर्क दोनों एक साथ 0 कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ओवरऑल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ, ये देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन डायपोल, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे यहां पे मेरा -q है, ये +q है, नहीं, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, ठीक है। तो हमने देखा जो फोर्स होगा यहां पर हम बात करें तो F1 मेरा ये QE इधर हो गया, और यहां पर बात करेंगे तो F2 ये Q इंटू ये, इसको हम E1 कहते हैं, इसको E2 कहते हैं, नहीं। और लेट्स से यहां पर हम एक केस ले लेते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2 है, ठीक है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट होगा। इसके बीच का सेपरेशन में पता है, ये 12 होता है, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, नहीं। तो रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे हम लोग, F नेट जो बोलेंगे, ये F मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, ये कितना हो जाएगा, QE1 माइनस QE2 हो जाएगा, राइट। तो इसको लिख सकते हैं QE1 माइनस E2, करेक्ट। अब यहां पर E1 माइनस E2 जो होगा, जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि E1 जो होगा वो E2 प्लस, और यहां जो चेंज होगा जब हम मूव कर रहे हैं 2 से 1 की तरफ, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड जो भी है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो E1 होगा E2 प्लस डेल्टा ई हो जाएगा। तो क्या हम E1 माइनस E2 को डेल्टा ई लिख सकते हैं, नहीं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये वैल्यू हम 1 में रख दें, नहीं। तो ये वैल्यू अगर हम 1 में रख दें तो क्या होगा, है ना। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट 2 in 1 तो क्या होगा, यहां जो फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है F, वो होगा Q इंटू ये डेल्टा ई हो गया, राइट। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं Q इंटू डेल्टा L इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा एल, ठीक है। अब ये डेल्टा एल क्या हुआ, तो ये -q और ये +q है। तो ये जो भी चेंज आया है डेल्टा ई, ये जो डेल्टा ई चेंज आया है ये 12 लेंथ के स्पैन में आया है, नहीं। तो ये डेल्टा एल बेसिकली ये 12 हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा E1 था और ये E2 था, और E1 मेरा ग्रेटर देन E2 था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से E1 हो गया, है ना, और इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है विथ डिस्टेंस, तो इसकी वजह से एक ग्रेडियंट आ जाएगा ना, डेल्टा ई बाय डेल्टा एल क्या होगा, ये चेंज आएगा हमारे पास। और डेल्टा एल मेरा 2L के इक्वल है, यहाँ पर जो डायपोल दोनों मतलब ये जो -q प्लस q के बीच का जो सेपरेशन है उसके इक्वल है। तो क्या हम इसको P लिख दें, तो फोर्स जो होगा P क्या होगा, डेल्टा ई बाय डेल्टा एल हो जाएगा, राइट। नहीं, तो जो फोर्स आया हमारे पास वो कितना आ गया, तो जो फोर्स आया वो आ गया P इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा एल, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ग्रेडियंट। ये जो डेल्टा ई बाय डेल्टा एल है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ई बाय डेल्टा एल जो हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हुआ। मतलब बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है विथ डिस्टेंस, जो ये जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोल दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये सेपरेशन बहुत स्मॉल है तो डेल्टा ई बाय डेल्टा एल, है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो
चेंज हो रहा है ना, डी बाई इसको डी एक्स कह सकते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन को एक्स कह रहे हैं, इस डायरेक्शन को एक्स कह रहे हैं, तो ये जो सेपरेशन है जिसको हम डेल एल बोल रहे हैं, इसको हम डी एक्स कह सकते हैं। अगर बहुत स्मॉल है तो डेल एल जो होगा उसको हम डिफरेंशियल डी एक्स भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सेपरेशन बहुत स्मॉल है। तो डेल्टा ई बाई डेल एल को हम डी बाई डी एक्स कह सकते हैं, है ना। और हमने एक्स इस डायरेक्शन में लिया है, राइट। तो यहाँ पे डेल एल मेरा डी एक्स से रिप्लेस हो गया। तो अब फाइनली हम फोर्स को लिख सकते हैं P इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, नहीं, ये डी बाई डी एक्स हो गया। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, F इजिकल क्या होगा, P डी बाई डी एक्स। तो ये मेरा फोर्स जो हो गया डायपोल पे, है ना, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से इतना फोर्स काम करेगा, है ना। और उसका जो वैल्यू होगा P इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया फोर्स ऑन डायपोल इफ प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ग्रेडियंट के टर्म में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है उसके टर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग इसको देखेंगे भी जब मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा इस पे बेस, वहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, हमने दोनों देख लिया, है ना। फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स हमने देखा, फोर्स का एक्सप्रेशन हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिफरेंट हमने फिर टॉर्क का कैलकुलेशन, टॉर्क देखा कि कैसे टॉर्क को डील करते हैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायपोल इंटरैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।